गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एस्पेरेंट लाइव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा के लिए ये क्लासेज है और हम लोग रोजाना के जैसे आज फिर से इस सेशन को लेकर आए हैं। और पिछली क्लास में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पहले के 2 स्लाइड पे हम लोग ये देखेंगे कि हमारा 2 ऐसे संस्थान के बारे में जिससे आपके एग्जामिनेशन में स्थापना डेफिनेटली पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसरो के बारे में देखेंगे कि इसरो के फुल फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि क्या कहेंगे, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या कहेंगे इसरो के फुल फॉर्म को हम लोग। तो याद रखिएगा क्या क्या कहेंगे, तो इंडियन, याद रखिए इंडियन स्पेस रिसर्च, याद रखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप सभी को पता है कि इसकी अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं, इसका अगर हम लोग हेडक्वार्टर देखें तो आपको ये बेंगलुरु में पड़ता है। और ये कहाँ है, तो ये आपको कर्नाटक में पड़ जाएगा। अगर आप लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, तो ये आपको 1969 में इसकी स्थापना की गई। कब, तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई। किनके द्वारा, तो विक्रम साराभाई के द्वारा। तो नाम आप याद रखेंगे किनके द्वारा किया जाएगा, तो विक्रम साराभाई। ठीक है, इनके नाम में आप याद रख लें कि विक्रम साराभाई। अगर मैं नाम आप सभी को बता दूं तो विक्रम साराभाई के द्वारा इनकी स्थापना की गई। तो ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। अगर मैं बता दूं कि अभी एट प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर वी नारायणन। अगर अभी आपसे इनके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए, अगर अभी आपसे इनके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, तो ये आप सभी का आज का पहला स्लाइड रहा कि इसरो के फुल फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक, 15 अगस्त 1969, विक्रम साराभाई और अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन। तो याद रखिएगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको हो गया DRDO यानी डिफेंस रिसर्च। आप DRDO का फुल फॉर्म मुझे बताएंगे फटाफट। डिफेंस, जल्दी बताना है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसके बारे में अगर आप लोग देखें तो इसके बारे में भी हम लोग लिखते हैं, क्या हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च, क्या बोला मैंने इसके बाद, एंड क्या था, डेवलपमेंट, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का फुल फॉर्म आपका हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अच्छा, इसके चेयरमैन के बारे में अगर हम लोग देखें तो कौन हो जाएंगे, तो अभी अगर आप लोग ध्यान रखें तो डॉक्टर समीर वी कामत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो डॉक्टर समीर वी कामत इसकी कौन हो जाएंगे, तो चेयरमैन। तो आपसे ये पूछ लेगा कि इनके चेयरमैन कौन है, इनके चेयरमैन कौन है। तो आप याद रखिएगा कि डॉक्टर समीर वी कामत जो है अभी इनके चेयरमैन। अच्छा, इसके अगर मैं हेडक्वार्टर की बात कर लूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बखूबी जानते हैं कि दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो याद रखिए कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो 2 ऐसे संस्थान जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, कौन सा, तो इसरो और DRDO। अच्छा, कल के लिए मैं आपको 2 और संस्थान के बारे में मैं आप सभी को कल 2 और संस्थान हम लोग फिर से इसके साथ नेक्स्ट स्लाइड पे
देखेंगे और आज के क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब मूव करेंगे। उससे पहले देखिए, बिहार दरोगा कार्यालय परिचारी एग्जाम आप सभी के लिए 299 में बैच है ये, तो डेफिनेटली जुड़ें और देरी ना करें, ठीक है। इसमें ऑल सब्जेक्ट टॉपिक वाइज बोर्ड पीडीएफ प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डेड क्लास और आप सभी के लिए 20,000 प्लस एमसीक्यू। आंग्ल मैसूर युद्ध 1766, यहाँ पे 67 भी रहता है कहीं कहीं पर, ठीक है। 67 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ था? तो आपको पता है प्रथम में आपको कौन हो गए थे? हैदर अली। कौन हो गए थे? तो प्रथम जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो इसमें हमारे कौन विजयी रहे? तो हमारी तरफ से फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी रहे और इसमें संधि कौन सी हो गई? तो मद्रास की संधि, मद्रास की संधि हुई, मद्रास की संधि हुई और इसमें विजयी कौन हो जाएंगे? तो हैदर अली। याद रखिए कि हैदर अली विजयी। अच्छा, टोटल कितना युद्ध हो जाएगा? तो टोटल 4, याद रखिए कि टोटल जो है आपको 4 मैसूर युद्ध हुआ, टोटल 4 मैसूर का युद्ध हुआ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये 4 मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1767 से 69 हो गया, 1780 से 84 हो गया, 90 से 92 और 1799। तो अगर आपसे कभी भी ये एग्जामिनेशन में ऐसे पूछे जाए तो याद रखिए कि 1767 से कब हो जाएगा? तो 1767 से कब? तो 1769। 1780 से कब हो जाएगा? तो 84। फिर 1790 से कब हो जाएगा? तो 92 और 1799। तो यहाँ मैं लिख दूं 1780 से 1784, ठीक है। 1790 से 1792, ठीक है, और 1799 में, ठीक। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए कि टोटल जो है मैसूर का युद्ध कितना हो जाएगा? तो टोटल मैसूर का युद्ध 4 हो गया और पहला हैदर अली जिसमें आपको क्या रहे? तो विजयी रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1755 में डीडी गुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि हैदर अली ही करेंगे। कौन करेंगे? कि हैदर अली ही ना डीडी गुल शस्त्रागार की स्थापना करेंगे। तो ये कोई पूछने वाला तो क्वेश्चन आपको है नहीं। तो हैदर अली जो है डीडी गुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नॉर्बो युद्ध में हराया, कौन थे? तो सर आयर कूट थे। कौन थे? सर आयर कूट थे, जिन्होंने किसको हराया? तो हैदर अली को पोर्टो नॉर्बो को युद्ध में हराया था। कौन थे ये? तो ये आपको आयर कूट थे। ये आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था और ये 1781 का टाइम पीरियड था। कब था? तो 1781 का टाइम पीरियड था। आपको पता है कि 1780 से लेकर 84 के बीच ये युद्ध हुआ और इसमें आपको क्या हो गया? तो इसी के बीच में 81 में आयरकूट के द्वारा, याद रखिए कि आयरकूट के द्वारा किनको हराया गया? तो इसी में आयरकूट के द्वारा आपको इनको हरा दिया गया, हैदर अली के द्वारा। तब जाके टीपू सुल्तान जो है सामने से आए थे, इनके बेटे थे टीपू सुल्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बिहार दरोगा 2025 डबल स्टार 99 में आप सभी के लिए, ठीक है। ये 99 नहीं 299 है, ठीक है, गलत इन्होंने लिख रखा है 299। अब ये ऑफर खत्म हो चुका है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट है, ये आपको टॉपिक वाइज है, बोर्ड पीडीएफ प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डेड क्लास विथ होमवर्क सीरीज है। आप सभी के लिए 18 अगस्त से बैचेज स्टार्ट है। आप सभी लोग जुड़े और देरी ना करें, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ हराया था? तो आपको जैसा कि पता है कि 1780 से लेकर 1784 के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। द्वितीय आंग्ल, याद रखिए कि आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। और इसी आंग्ल मैसूर युद्ध में मैं आपको बता दूं कि सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1780 से लेकर 84 के बीच, सेकेंड आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ, इसी में कहा गया, इसी में आपको जो है टीपू सुल्तान के बारे में ऐसा कहा गया कि इन्होंने किसको हरा दिया? तो इन्होंने पोल्लीपुर में ये किनको हराया? तो इन्होंने
ब्रिटिश सेना को पोल्लीपुर में हरा दिया। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो दोनों ने, टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? मतलब ऐसा कौन था जिसने आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? तो ये हमारे टीपू सुल्तान जी जो थे, ये हमारे टीपू सुल्तान, याद रखिए टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने, याद रखिएगा कि इन्होंने आधुनिक पद्धति से दूतावास क्या किया? दूतावास स्थापित किया, दूतावास स्थापित किया था, दूतावास स्थापित किया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर मैं बताऊं आपको, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? तो ये आपको सरधना में करवाया था। इनके पति के मृत्यु के बाद इन्होंने सरधना में एक किसका निर्माण करवाया था? एक अति प्रसिद्ध चर्च का इन्होंने एक निर्माण करवाया। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये राजा चेत सिंह ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का ये विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। आपसे मैं पूछूं कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कलकत्ता में अगर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के टाइम अगर आप बंगाल के गवर्नर जनरल की अगर आप बात करेंगे तो उस वक्त आपके कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे वारेन, याद रखें कि वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इनका टाइम पीरियड आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मुझे कि इनका टाइम पीरियड कब से कब तक का था, इनका जो टाइम पीरियड रहा ये कब से कब तक का रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किनके द्वारा लाया गया? सुरक्षा प्रकोष्ठ भी इन्हीं की नीति है, वॉरेन हेस्टिंग की ही नीति है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताऊं आपको ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे का कमेंट था कि मैम आप जो है इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करो। अगर मैं प्रॉपर तरीके से एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बेसिकली बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। और इसमें क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन मैं कम करवाती हूँ। वैसे अगर आप बोलोगे तो मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करवाऊंगी तो फिर आप क्वेश्चन कम क्वेश्चन से मिलोगे, फिर आपको ही दिक्कत होंगे। ठीक है, चलिए आवो जनजाति संबंधित है मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा। आवो जनजाति संबंधित है। आवो जनजाति कहाँ से रिलेटेड है? तो ये बेसिकली आपको असम से रिलेटेड है। कहाँ से? तो असम। असम जो है ये किस लिए फेमस है? तो आवो जनजाति, याद रखिएगा आवो जनजाति। अच्छा, आवो जो है यहाँ पर याद रखिएगा असम में आपको एक शास्त्रीय नृत्य है सतरिया। ये सतरिया शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो आप याद रखेंगे असम का। अच्छा, असम का कैपिटल कहाँ है? तो दिसपुर इसका कैपिटल है, ये भी याद रखिएगा। 8 शास्त्रीय नृत्य में एक शास्त्रीय नृत्य सतरिया आपको कहाँ का हो जाएगा? तो असम का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ का है? गोंड जनजाति जो है इसका बेसिकली निवास क्षेत्र कहाँ का है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कहाँ का? ये एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वही राज्य है जो भाषाई, याद रखिए, जो भाषाई आधार, याद रखेंगे कि भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य बना था। पहला राज्य बना था वो कौन सा था? तो वो आपको आंध्र प्रदेश था। तो वो क्या हुआ? तो वो आपको भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य बना। उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश। और गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश है। अच्छा, ये कब बना भाषाई आधार पर अलग? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करिए। अच्छा, केरल के बारे में आप लोग मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या मिलता है? सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या पाया जाता है? ठीक, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए
निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है। मतलब कुकी जनजाति कहां पर निवास करेगी, तो कुकी जनजाति अगर मैं बेसिकली बता दूं तो ये आपको मणिपुर में निवास करती है। कहां पर, तो मणिपुर में आपको कुकी जनजाति क्या करेगी, तो निवास करेगी। तो याद रखिए, अगर कुकी जनजाति की हम बात करेंगे तो ये आपको मणिपुर में कहां निवास करेगी, तो मणिपुर में निवास करेगी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड जनजाति है। कौन सी, तो सबसे बड़ी जनजाति आपको गोंड जनजाति। ये क्वेश्चन बार बार दरोगा में रिपीटेड है कि गोंड जनजाति सबसे बड़ी है। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित, यानी मौसमी प्रवास से संबंधित जनजाति मुझे बताइए कि कौन सी है। मतलब मौसम जो है उससे रिलेटेड आप याद रखिए कि हिमालयी क्षेत्र में ये भोटिया जनजाति, कौन सी, तो ये भूटिया जनजाति जिसको आप गांव घर में कहते हैं, तो भूटिया जनजाति आपको हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलता है। बेसिकली कहाँ, तो हिमालयी क्षेत्र में ये जनजाति देखने को मिलता है, इसलिए इसको कौन सा क्षेत्र कहते हैं, इसको मौसमी प्रवासीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए चेन्नू जनजाति किस प्रदेश के निवासी क्षेत्र है, तो चेन्नू जनजाति के बारे में फटाफट से बताना है। तो याद रखिए कि आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के कौन से हो जाएंगे, तो चेन्नू जनजाति जो है आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे। ओराव जनजाति कहाँ के हो जाएंगे, आपको ये झारखंड के नहीं लग रहे ओराव जनजाति, मुझे 17 का करेक्ट आंसर बताना है। तो याद रखिए ये झारखंड, संथाली भी पूछे तो झारखंड ही देना है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है, यानी सोमपेन जनजाति अगर मैं बताऊं तो कहाँ पाया जाएगा, 18 का करेक्ट आंसर बताना है। तो सोमपेन जनजाति आपको निकोबार द्वीप में पाई जाएगी। कहाँ, तो निकोबार द्वीप, याद रखिएगा कि सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से आगराइया समुदाय कौन सा है। तो आगराइया समुदाय 19 का करेक्ट आंसर अगर आप देखें तो ये गुजरात का परंपरागत लवन पटल जो है श्रमिक समुदाय का क्षेत्र होता है और यहीं पर ये पाया जाता है बेसिकली। ठीक है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है, मतलब बहुपतित्व की प्रथा मानती है। गोंड जनजाति ये सबसे बड़ी है, याद रखिएगा कि सबसे बड़ी जनजाति अगर आपसे पूछी जाए जनजाति है कौन सी, तो गोंड जनजाति। नागा जनजाति नहीं, ये नहीं होगी। टोंडा जनजाति बिल्कुल हो जाएगी और जौनसारी जनजाति। तो 3 और 4 आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से बहुपतित्व की प्रथा मानने वाली जनजाति, करेक्ट आंसर आपको 3, 4। तो टोंडा जनजाति आपको कहाँ मिलती है, तमिलनाडु में, जौनसोड़ी उत्तराखंड में। तो टोंडा आपको कहाँ मिलेगी, तो तमिलनाडु में, याद रखिए कि तमिलनाडु में। और जौनसोड़ी आपको कहाँ मिलती है, तो जौनसोड़ी आपको मिलती है उत्तराखंड में। तो करेक्ट आंसर के साथ अगर मैं जाऊं तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। टोंडा कहाँ मिलेगा, तो टोंडा आपको तमिलनाडु, टोंडा, और जौनसोड़ी कहाँ, तो उत्तराखंड में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है बाबा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बीएसएससी कार्यालय परिचारी बैच हमारा 299 में आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर है, तो डेफिनेटली जुड़े, देरी ना करें। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, ऑल सब्जेक्ट होगा, टॉपिक वाइज बोर्ड पीडीएफ। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट में क्या क्या होगा मैं बता दूं आप सभी को एक बार आज। देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा इसमें जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, बायो हो जाएगा, करंट हो जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, ठीक, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक, इसमें आपको मैथ्स भी होंगे क्योंकि बीएसएससी है, रीजनिंग भी होंगे, ये सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको रीजनिंग के बाद आपको क्या हो जाएंगे, तो बिहार स्पेशल, याद रखें बिहार स्पेशल हो जाएंगे, बिहार स्पेशल। तो इतने सारे चीज अगर आप सभी को इस बैच में मिले और साथ में प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डेड टॉपिक वाइज 20,000 प्लस एमसीक्यू बस 299 में, तो क्यों नहीं परचेज करना। मुझे इस बात का रिप्लाई दे कि क्यों नहीं परचेज करना, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आते हैं कि बिहार दरोगा 2025, ये आप याद रखिए कि 299 हमारा प्राइस है, ये बढ़ चुका है। ये 16 अक्टूबर को हुआ था आपको 99 में, अब इसका प्राइस कितना हो चुका है तो 299 में। अब आप जो है 299 में इस बैच को परचेज करें और यह आपको ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज, बोर्ड पीडीएफ, प्रिंटेबल, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, टॉपिक वाइज 20,000 प्लस एमसीक्यू विथ होमवर्क सीरीज है, इसमें भी जुड़े और देरी ना करें, ठीक। और आप सभी के लिए एक और चीज है इसमें, देखिए कि बीएसएससी एग्जाम्स के लिए आप सभी के लिए संकल्प बैच दिया गया है, मतलब संकल्प नोट्स है 99 में। इसमें आपको क्या मिलेगा तो हिस्ट्री मिलेंगे, इसमें आपको देखिए हिस्ट्री मिलेंगे, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न मिलेगा आप सभी को, इसमें भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इकोनॉमिक्स होगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, जीके जीएस में भी सेम नोट्स, ये सारे हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, और यहाँ भी आपको सेम केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे 99 में। दरोगा के लिए भी 20,000, याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि 20,000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, कितने में दरोगा में तो बस 99 रुपये में। तो क्या ये काफी नहीं है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर से जरूर जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ठीक है। चलिए, क्या वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो आप जानते हैं कि 2012 में एक 97वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था जो सहकारी समिति एवं क्रियाकलापों से रिलेटेड था, कि सहकारी समिति के गठन और क्रियाकलापों से रिलेटेड था। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? मतलब कि ये देखिए ये कब हुआ था, मैं आपको बता दूं कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जब हमारा इमरजेंसी का प्रोसेस हुआ, जब इमरजेंसी लग गया, तो इसके बाद ये सब चीज स्टार्ट हुआ। और इसके बाद जानते हैं कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं, लघु संविधान। क्या कहते हैं, लघु संविधान। इसमें आपको क्या कहा गया, तो इसी के तहत आपको अगर बखूबी मैं बता दूं तो इसी के बाद क्या हुआ कि इसी के बाद जो है बहुत सारा चीज में बदलाव हुआ। लाइक आप कहेंगे कि लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष बढ़ा था, कितना, तो लोकसभा में 1 वर्ष बढ़ गया, 1 वर्ष बढ़ गया। और ये कितने वर्ष का हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 वर्ष कार्यकाल हो गया, जो आपको वापस से 44वां संविधान संशोधन 1978 में जाके फिर से 5 वर्ष किया गया। आपको प्रस्तावना में संशोधन किया गया, आपको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे क्या किया गया, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। तो ये सारे प्रोसेस आपको 42वें संविधान संशोधन के तहत ही सारे चीज ऐड किए गए थे, ठीक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व दिया गया है। हम जानते हैं कि योजना आयोग जो है ये हमारा 15 मार्च 1950 को आया था, ठीक। इसको किसके द्वारा लाया गया, तो तब उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे, कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको पता होना चाहिए ये बात कि कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे उस वक्त के, तो इनके द्वारा लाया गया उस वक्त। और ये 15 मार्च 1950 की बात है। और यह जो है भारत के सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होते। और अभी अगर मैं बता दूं तो एट प्रेजेंट टाइम इसको बंद कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से इसके जगह पर क्या आ गया है, तो नीति आयोग को लाया गया, ठीक। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि अभी क्या है, तो 1 जनवरी 2015 के बाद यहां पर हम देखते हैं कि नीति आयोग लाया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून 52वें संविधान की किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया। तो समस्त दल बदल को क्या किया था, तो ये जो है समस्त दल बदल को असंवैधानिक किया था। देखिए ये आपको 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत आया, जो आपको 2002 में क्या हुआ था, तो बेसिकली ये लागू हो गया था। ये आखिर था क्या, अब देखिए कि एक पार्टी जब चाहती थी दल बदल कर लेती थी, कोई मेंबर दल बदल के लिए, जिसके कारण पूरे पार्टी सिस्टम गिर जाती थी। तो इसके लिए इसको क्या करार दिया गया, ये जो है गलत है और इसकी वजह से दल बदल कानून अधिनियम लाया गया, ठीक। चलिए, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, अभी हमने देखा है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित प्रावधानों से ये रिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कल के लिए अगर हम कुछ होमवर्क की बात करें
तो आज हमने कंप्लीट किया इसरो और डीआरडीओ, तो 2 संस्था हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल हम लोग क्या देखते हैं, तो कल हम लोग 2 और संस्था के बारे में पढ़ेंगे, 2 और संस्था के बारे में देखेंगे। साथ ही 1 मंथ का कल हम लोग डेफिनेटली ऐड करके रखेंगे। क्या, तो 1 मंथ के दिवस के बारे में हम लोग देखेंगे। अब क्या कल और 2 संस्था के बारे में हम लोग देखेंगे, तो लाइक हम लोग कल देख लेंगे कौन सा 2 संस्था है, 1 संस्था को हम लोग शुरू में ऐड करके लाएंगे और साथ ही जो है बहुत सारे ऐसे चीजों को हम लोग ऐड करके लाएंगे, जैसे कि पूरे जनवरी मंथ के या फिर अब दिसंबर से शुरू से या लास्ट से ऐसे हम ऐड करेंगे, या 20 से किसी भी 1 मंथ से हम लोग लाएंगे। उस मंथ के कुछ करंट अफेयर के भी 5-10 क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद। यहाँ तक आपको अगर सेशन अच्छा लगता है तो डेफिनेटली मुझे बताया करें कि सेशन आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कल का है इसलिए मैं आपको करवा नहीं रही हूँ। ठीक है, कल के क्वेश्चन हैं और ये किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं। चलिए बाकी एक बार आप लोग देख लें कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी आप सभी के लिए 299 में है, ऑल सब्जेक्ट है, बोर्ड पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ, लाइव रिकॉर्डेड क्लास है। डेफिनेटली जुड़े और देरी ना करें। साथ ही देखें कि बिहार दरोगा है 299 में, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा देरी ना करें। और अभी आपका डेट दे चुका है जनवरी में। साथ ही देखिए 99 में आप सभी के लिए 20,000 से ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है। एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी है। इधर भी सेम ही है दरोगा में और सेम आपको जीके जीएस नोट्स में है, तो देरी ना करें, जुड़ें। बाकी आप सभी का धन्यवाद। हम लोग कल फिर से मिलते हैं और अभी हम लोगों ने इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, इसमें और सारी चीज़ ऐड करते जाएंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद।